दोस्तों, क्या आप आज की 30 बड़ी खबरें और उनके 180 सॉलिड फैक्ट्स कवर करने के लिए तैयार हैं? आज है 12 अप्रैल 2026 और मैं लेकर आया हूं बैंक, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए वो करंट अफेयर्स जो सीधे पेपर में छपेंगे। और आप देख रहे हैं सिलेक्शन विचार, क्योंकि अब सिलेक्शन दूर नहीं। बात करते हैं। मध्य प्रदेश का सांची शहर अब भारत की पहली पूरी तरह से ऑपरेशनल सोलर सिटी बन गया है। अरे वाह! हाँ, और दावा है कि इससे हर साल 14,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हो रहा है। 14,000 टन? ये तो काफी बड़ा नंबर है। बिल्कुल। पर चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। सोलर पैनल असल में काम कैसे करते हैं? हाँ, ये समझना जरूरी है। तो इसे एक बिलियर्ड्स गेम की तरह देखा जा सकता है, जहां धूप यानी जो फोटॉन्स हैं वो एक सफेद गेंद की तरह है जो सिलिकॉन के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जगह से जोर से हिट करके हटा देते हैं। और इसी हलचल को फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं, जिससे बिजली बनती है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। लेकिन ये प्रक्रिया जितनी सरल लगती है ना, बड़े पैमाने पर इसे लागू करना उतना ही जटिल है। मतलब ग्रिड लेवल पर? हाँ, सांची सिर्फ एक प्रयोग नहीं है। सरकार का 2030 तक हर राज्य में एक सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य है। अच्छा। लेकिन यहाँ असली चुनौती ग्रिड मैनेजमेंट की होती है। अब सोचिए, जब पूरा शहर सोलर पर हो तो दिन के पीक आवर्स में बनने वाली एक्स्ट्रा बिजली को स्टोर करना या ग्रिड में वापस भेजना एक बड़ी तकनीकी चुनौती बन जाती है। सही बात है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ऊर्जा परिवर्तन का एक और बड़ा उदाहरण कृषि क्षेत्र में दिख रहा है। एग्रीकल्चर में? हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने बिहार के 10 जिलों में सोलर इरिगेशन पंप लगाने के लिए 800 करोड़ रुपए की फंडिंग की है। 800 करोड़? हाँ। पर यहाँ एक तकनीकी सवाल उठता है। क्या? मतलब सोलर पैनल तो डायरेक्ट करंट यानी डीसी पैदा करते हैं। हाँ। लेकिन सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले भारी पंप तो आमतौर पर ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी पर चलते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है। तो क्या पूरे कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को डीसी पंपों से बदला जा रहा है? ये तो मतलब बहुत ही महंगा सौदा होगा। एग्जैक्टली। और यही कारण है कि पुराने पंपों को बदलने के बजाय डीसी टू एसी इन्वर्टर तकनीक पर भारी निवेश किया जा रहा है। अच्छा, तो इन्वर्टर लगा रहे हैं? हाँ, और इसका एक बड़ा आर्थिक पहलू भी है। अगर किसान डीसी पंप लगा लेते तो वे उस बिजली का इस्तेमाल सिर्फ पानी खींचने के लिए कर पाते। लेकिन इन्वर्टर के जरिए एसी बिजली बनाकर वे अपनी जरूरत पूरी करने के बाद जो अतिरिक्त बिजली बचती है उसे वापस स्टेट ग्रिड को बेच सकते हैं। अरे वाह! मतलब ये सिर्फ डीजल का विकल्प नहीं है, बल्कि किसानों के लिए एक नया रेवेन्यू मॉडल भी है। बिल्कुल। तो जमीन से अब थोड़ा समुद्र की ओर रुख करते हैं। हाँ। उत्तरी यूरोप के नॉर्वे में दुनिया का पहला कमर्शियल हाइड्रोजन क्रूज शिप ऑपरेशनल हो गया है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। हाँ, बताया जा रहा है कि इसके एग्जॉस्ट से धुएं की जगह सिर्फ शुद्ध पानी की भाप यानी वाटर वेपर निकलता है। बिल्कुल क्लीन एनर्जी। पर सवाल यह है कि अगर यह तकनीक इतनी ही साफ और असरदार है तो दुनिया भर के बाकी जहाज अभी तक इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई बड़ी रुकावट तो होगी। सबसे बड़ी रुकावट स्टोरेज और सुरक्षा की ही है। अच्छा। हाँ, इस क्रूज शिप में प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, जिसे PEM फ्यूल सेल्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल हुआ है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से बिजली बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए या तो उसे -253 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना पड़ता है। बाप रे, -253? हाँ, या फिर अत्यधिक उच्च दबाव वाले टैंकों में रखना होता है। नॉर्वे ने तो अपने समुद्री रास्तों के लिए इस महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर दिया, लेकिन हर देश के लिए इतने बड़े पैमाने पर लिक्विड हाइड्रोजन को सुरक्षित रूप से स्टोर करना मतलब फिलहाल कमर्शियली वायबल नहीं है। तो इस सब का क्या मतलब है? इतने बड़े ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे वो सोलर ग्रिड हो या हाइड्रोजन, पैसा कहाँ से आ रहा है? यहीं पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एंट्री होती है। आरबीआई ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी ग्रीन एफडी का नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। अच्छा, ग्रीन एफडी? हाँ, नियम के मुताबिक इन एफडी का पैसा सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी या ईवी प्रोजेक्ट्स में ही निवेश किया जा सकता है। पर यहाँ ग्रीन वॉशिंग का डर नहीं रहता?
बिल्कुल रहता है। मतलब कोई बैंक सिर्फ कागजों पर ये कैसे साबित करेगा कि पैसा असल में पर्यावरण सुधार में ही लगा है? इसी ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए आरबीआई ने सिर्फ ऑडिट नहीं बल्कि इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। ओके। इसका मतलब है कि बैंकों को हर साल थर्ड पार्टी विशेषज्ञों से ये प्रमाणित करवाना होगा कि उनके फंड किए गए प्रोजेक्ट ने असल में कितने टन कार्बन उत्सर्जन कम किया। ये तो काफी स्ट्रिक्ट। हाँ, और फंड्स को विशेष एस्क्रो अकाउंट्स में रखा जाता है, जिससे पैसे को किसी सामान्य कमर्शियल रियल एस्टेट में डाइवर्ट करना तकनीकी रूप से असंभव हो जाता है। ये बहुत स्मार्ट मूव है। और फाइनेंस की बात हो ही रही है तो सीधे डिजिटल फाइनेंस पे चलते हैं। बिल्कुल। आरबीआई ने डिजिटल रुपये यानी ई-रुपए के लिए जो नया ऑफलाइन मोड लॉन्च किया है, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ऑफलाइन पेमेंट। मतलब बिना इंटरनेट के डिजिटल पेमेंट कैसे हो सकता है? क्रिप्टोग्राफी के हिसाब से बिना नेटवर्क के ट्रांजैक्शन वेरीफाई कैसे होगा? डबल स्पेंडिंग से कैसे बचा जाएगा? ये डिजिटल फाइनेंस की सबसे जटिल समस्याओं में से एक रही है। इसका समाधान सिक्योर एलिमेंट आधारित हार्डवेयर एन्क्रिप्शन में निकाला गया है। सिक्योर एलिमेंट ये फोन के अंदर होता है? एग्जैक्टली। मोबाइल डिवाइस के अंदर एक विशेष हार्डवेयर चिप होती है जो मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम से पूरी तरह अलग और सुरक्षित होती है। तो जब दो फोन बिना इंटरनेट के पास आते हैं तो ये सिक्योर एलिमेंट्स आपस में एक एन्क्रिप्टेड प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन साझा करते हैं और बैलेंस को फोन टू फोन ही तुरंत लॉक कर देते हैं। अरे वाह! और जैसे ही दोनों में से कोई भी डिवाइस बाद में इंटरनेट के संपर्क में आता है, वो जानकारी आरबीआई के सेंट्रल लेजर से सिंक हो जाती है। तो मतलब ये ग्रामीण इलाकों के लिए गेम चेंजर है? बिल्कुल। इस प्रोग्रामेबल मनी तकनीक के जरिए रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक नई गति मिल रही है। और डिजिटल पेमेंट्स के इस विस्तार में कॉर्पोरेट सेक्टर भी पीछे नहीं है। हाँ, वो भी तेजी से बदल रहे हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड इश्यूअर कंपनी एसबीआई कार्ड, जिनका मुख्यालय गुरुग्राम में है, उन्होंने नए सीईओ अभिजीत चक्रवर्ती के नेतृत्व में रणनीति बदली है। अब उनका मुख्य फोकस कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स और रुपे क्रेडिट कार्ड्स को सीधा यूपीआई नेटवर्क से जोड़ने पर है। बिल्कुल, ये एक बड़ा शिफ्ट है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, जब पूरी अर्थव्यवस्था फोन से लेकर राष्ट्रीय बैंकों तक इस तरह डिजिटल रूप से जुड़ रही है, तो साइबर सुरक्षा का क्या? ये एक बहुत ही गंभीर तकनीकी चुनौती है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिनेवा स्थित इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU द्वारा जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2026 के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, तो इसमें भारत की क्या स्थिति है? अमेरिका इस सूची में नंबर 1 पर है, लेकिन भारत ने पहली बार टॉप 10 में जगह बनाई है। टॉप 10? ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल है, और ये उपलब्धि सिर्फ नीतियां बनाने से नहीं मिली है। इसमें TCS और सरकारी संस्था CERT-in यानी CERT-in के संयुक्त प्रयासों का बहुत बड़ा हाथ है। प्राइवेट और गवर्नमेंट पार्टनरशिप। हाँ, इन्होंने लीगल, टेक्निकल और कैपेसिटी बिल्डिंग के मोर्चे पर काम किया है। उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर लागू करना, जहां नेटवर्क के अंदर भी किसी डिवाइस पर डिफॉल्ट रूप से भरोसा नहीं किया जाता। सही बात है। और इसी मजबूत साइबर सुरक्षा के ढांचे के बाद अब भविष्य की स्पीड की बात करते हैं। हाल ही में IIT बॉम्बे ने दुनिया का पहला फंक्शनल 6G टेस्ट बेड लॉन्च किया है। हाँ, 6G, जिसके 5G से 100 गुना तेज होने का दावा है। बिल्कुल। बताया जा रहा है कि ये टेराहर्ट्ज या THz फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा। होलोग्राफिक कम्युनिकेशन अब ऐसा लग रहा है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से असल जिंदगी में आ गया हो। हाँ, लेकिन इसमें एक कैच है। क्या? भौतिक विज्ञान के अनुसार फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होती है, उसकी रेंज उतनी ही कम हो जाती है। टेराहर्ट्ज सिग्नल्स तो हवा में मौजूद नमी से ही ब्लॉक हो सकते हैं। अच्छा, मतलब बारिश या कोहरे में सिग्नल गायब। बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है कि ये काम कैसे करेगा? हाई एटेन्यूएशन यानी हवा द्वारा सिग्नल्स के अवशोषण की इस समस्या से निपटने के लिए 6G इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटेलिजेंट रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस का उपयोग किया जा रहा है। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि इमारतों की दीवारों और खिड़कियों पर ऐसे खास मटेरियल्स लगाए जाएंगे जो सिग्नल्स को बिना कमजोर किए एक दिशा से दूसरी दिशा में बाउंस कर सकेंगे। अरे वाह, मतलब पूरा शहर ही एक राउटर बन जाएगा। एग्जैक्टली। और इस तेज नेटवर्क का सबसे बड़ा फायदा
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलता है? बिल्कुल, एआई मॉडल्स तो भारी डेटा पर ही काम करते हैं। हाँ, और इसका एक सीधा प्रभाव चेन्नई में स्थापित देश के सबसे एडवांस्ड डॉपलर वेदर रडार में दिखता है, जो इसरो और आईएमडी ने लगाया है। बिल्कुल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल द्वारा बनाए गए इस रडार में एआई इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। वैसे डॉपलर इफेक्ट तो एक पुरानी तकनीक है जहां तरंगों की फ्रीक्वेंसी से रफ्तार मापी जाती है, पर इसमें नया क्या है? नया ये है कि डॉपलर रडार बादलों की गति को मापता तो है, लेकिन वो भारी मात्रा में नॉइज या गैर जरूरी डेटा भी पैदा करता है। अच्छा। तो इस नए सिस्टम में एआई का असली काम उस माइक्रोवेव डेटा में से नॉइज को हटाकर सही पैटर्न की पहचान करना है। डेटा क्लीनिंग। हाँ, एआई लाखों ऐतिहासिक मौसम डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण करके चक्रवात के लैंडफॉल का समय 12 घंटे पहले ही बिल्कुल सटीक बता सकता है। 12 घंटे पहले? ये तो बाढ़ प्रबंधन में मतलब फ्लड मैनेजमेंट में बहुत मदद करेगा। बिल्कुल, तटीय क्षेत्रों में ये 12 घंटे का समय अनगिनत जाने बचाने का काम करता है। और मौसम से बढ़कर इंसानी जिंदगियों पर एआई का एक और बेहतरीन उदाहरण। आप यूएनएचसीआर की बात कर रहे हैं? हाँ, जिनेवा स्थित यूएनएचसीआर, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, उन्होंने दुनिया का पहला एआई रिफ्यूजी पोर्टल लॉन्च किया है। ये बहुत ही शानदार पहल है। बिल्कुल, ये जनरेटिव एआई और एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का इस्तेमाल करके रियल टाइम में दावों को प्रोसेस करता है। और बताया जा रहा है कि इससे राहत कार्य में होने वाली देरी 60% तक कम हो गई है। वो इसलिए क्योंकि शरणार्थी संकट में सबसे बड़ी बाधा भाषा की होती है। अच्छा। हाँ, सैकड़ों अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में दर्ज दावों का मैन्युअल रूप से अनुवाद करना बहुत मुश्किल है। सही बात है। तो ये एलएलएम सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं करते, बल्कि दावों के संदर्भ और कानूनी मापदंडों का विश्लेषण करके अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने में मदद करते हैं। मतलब ये एआई का बहुत ही बेहतरीन और मानवीय इस्तेमाल है। बिल्कुल। लेकिन चलिए इसे अनपैक करते हैं। एआई रिफ्यूजी पोर्टल शानदार है, लेकिन इसी एआई का एक खतरनाक चेहरा भी है। हाँ, डीप फेक्स। एग्जैक्टली। चुनाव में एआई डीप फेक्स का खतरा, डिजिटल लोकतंत्र की रक्षा करना अब सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग यानी ईसी ने 2026 के चुनावों के लिए नई और सख्त गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? इसके तहत हर उम्मीदवार को एक हलफनामा देना होता है। चुनाव आयोग ने एक मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर भी तैयार किया है। अच्छा, फैक्ट चेकिंग के लिए। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फेक कंटेंट की रिपोर्ट मिलने के 3 घंटे के भीतर उसे हटाना होगा। सिर्फ 3 घंटे में? बिल्कुल। और डिजिटल मैनिपुलेशन के दोषी पाए जाने पर हैकिंग या डीप फेक के लिए 2 साल तक की जेल का प्रावधान है। पर यहाँ एक व्यवहारिक सवाल है। चुनाव के माहौल में कोई फेक वीडियो कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। हाँ, वायरल होने में टाइम नहीं लगता। तो ऐसे में 3 घंटे की डेडलाइन क्या तकनीकी रूप से उस फेक कंटेंट के असर को खत्म करने के लिए काफी है? देखो, ये एक बहुत बड़ी बहस का विषय है। तकनीकी रूप से एक बार कोई डीप फेक वायरल हो जाए और लोग उसे डाउनलोड कर लें, तो प्लेटफॉर्म से उसे हटाने के बाद भी वो निजी मैसेजिंग एप्स पर फैलता रहता है। एग्जैक्टली, व्हाट्सएप वगैरह पर। हाँ, तो चुनाव आयोग की ये गाइडलाइन जवाबदेही तय करने की दिशा में एक कदम जरूर है, लेकिन ये समस्या का पूर्ण समाधान नहीं है। इसके लिए प्लेटफॉर्म्स के भीतर ही रियल टाइम एआई डिटेक्शन टूल्स की जरूरत है। सही बात है। और चुनावों और लोकतंत्र की सुरक्षा से अब देश के समुद्री रास्तों यानी भौतिक सीमाओं की सुरक्षा पर चलते हैं। बिल्कुल, सागर कवच। हाँ, इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर सागर कवच 2026 नाम का अभ्यास किया, जिसका हब पारादीप पोर्ट रहा। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इसमें पहली बार इतने बड़े स्तर पर ड्रोन्स और अंडर वाटर सेंसर्स का उपयोग हुआ। हाँ, और इसके साथ ही एक बहुत दिलचस्प चीज हुई। क्या? स्थानीय मछुआरों को आंख और कान यानी आईज एंड ईयर्स के रूप में विशेष ट्रेनिंग दी गई। मछुआरों को? हाँ, इसे हाइब्रिड सर्वेलेंस कहा जाता है। अच्छा। देखो, अंडर वाटर सेंसर्स पनडुब्बियों की आवाज पकड़ सकते हैं और हवाई ड्रोन्स थर्मल इमेजिंग दे सकते हैं। लेकिन तकनीक अक्सर छोटी गैर पारंपरिक नावों को सामान्य ट्रैफिक से अलग करने में फेल हो जाती है। ओह, सही कहा। तो स्थानीय मछुआरे
समुद्र की लहरों, रास्तों और किसी भी असामान्य गतिविधि को पहचानने में जो ह्यूमन इंटेलिजेंस देते हैं, वो किसी भी रडार से अधिक तेज और सटीक होता है। वाह, क्या बात है। मतलब तकनीक और इंसानी अनुभव का बेहतरीन तालमेल। बिल्कुल। और समुद्री सुरक्षा से आगे बढ़कर अगर हम इंजीनियरिंग के अजूबों की बात करें तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हाल ही में पूरा हुआ है। आप पंबन ब्रिज की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। तमिलनाडु का पंबन वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, जो 1914 के पुराने ब्रिज की जगह ले रहा है। ये बहुत ही खास प्रोजेक्ट है। अक्सर लोग इसे गलत तरीके से बीच से खुलने वाले पुल की तरह समझ लेते हैं। हाँ, लंदन ब्रिज की तरह। हाँ, लेकिन असल में इसका मुख्य स्पैन किसी विशालकाय इंडस्ट्रियल एलिवेटर की तरह सीधे 12.5 मीटर ऊपर उठता है, ताकि नीचे से बड़े जहाज आसानी से गुजर सकें। इसे एक विशाल सीसॉ की तरह समझा जा सकता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर्स और भारी काउंटर वेट्स लगे हैं। बिल्कुल। और ये लीवर के सिद्धांत का एक आधुनिक और बहुत ही जटिल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है। इसे रेल विकास निगम लिमिटेड ने बनाया है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समुद्र के खारे पानी और तेज हवाओं वाले अत्यधिक कोरोसिव वातावरण में भारी ट्रेनों का वजन संभालते हुए अपना अलाइनमेंट बनाए रखता है। शानदार। और तमिलनाडु से ही जुड़ा एक और इंफ्रास्ट्रक्चर माइलस्टोन है कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट, भारत का दूसरा स्पेसपोर्ट। हाँ, लेकिन जब श्रीहरिकोटा पहले से ही मौजूद है तो अरबों रुपए खर्च करके एक नया स्पेसपोर्ट बनाने की क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर विशुद्ध रूप से फिजिक्स और ज्योग्राफिक लोकेशन में है। कैसे? देखो, जब श्रीहरिकोटा से किसी सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए सीधे दक्षिण की ओर लॉन्च किया जाता है, तो उड़ान के रास्ते में श्रीलंका आ जाता है। ओह, सही बात है। तो रॉकेट के जले हुए हिस्से किसी आबादी वाले क्षेत्र पर न गिरें, इसके लिए रॉकेट को उड़ान के दौरान पूर्व की ओर मुड़ना पड़ता है और फिर वापस दक्षिण की ओर आना पड़ता है। अच्छा। इसे डॉग लेग मैनूवर कहते हैं। पर अंतरिक्ष में किसी भारी रॉकेट की दिशा बदलने का मतलब है अपने रास्ते के खिलाफ जाना, जिसमें भारी मात्रा में ईंधन जलता होगा। बिल्कुल। दिशा बदलने में जो अतिरिक्त ऊर्जा, जिसे डेल्टा वी कहते हैं, वो खर्च होती है, जिसके कारण रॉकेट की पेलोड ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। ओके। अब कुलशेखरपट्टिनम की ज्योग्राफिक लोकेशन ऐसी है कि वहां से सीधे साउथ की तरफ लॉन्च करने पर बीच में कोई भूभाग नहीं आता। अरे वाह, मतलब रास्ता एकदम साफ है। हाँ। इसलिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV जैसे छोटे रॉकेट्स बिना ईंधन बर्बाद किए सीधा रास्ता तय कर सकते हैं, जिससे उनका पेलोड और कमर्शियल फायदा काफी बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। तो इतनी सारी तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतरिक्ष की बातों के बीच अंत में हम इन सब के मूल उद्देश्य पर आते हैं, जो कि मानव जीवन है। बिल्कुल, मानव जीवन की सुरक्षा। और इसी परिप्रेक्ष्य में 11 अप्रैल का दिन बहुत खास है, नेशनल सेफ मदरहुड डे, यानी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ये कस्तूरबा गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। हाँ। और आपको बता दूं, भारत दुनिया का पहला देश है जिसने मातृ स्वास्थ्य को इस स्तर पर आधिकारिक रूप से घोषित किया। ये बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल। इसका मुख्य फोकस जननी सुरक्षा योजना यानी JSY के तहत गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव या कहें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का वातावरण प्रदान करना है। और ये नीति आयोग का ग्रीन जीडीपी का नया कॉन्सेप्ट सामने आया है। देखिए, नॉर्मल जीडीपी में हम सिर्फ प्रोडक्शन और सर्विसेज का वैल्यू जोड़ते हैं, राइट? अच्छा। पर ग्रीन जीडीपी में नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन को, यानी जो नुकसान हुआ है, उसकी कॉस्ट को नॉर्मल जीडीपी से घटा दिया जाता है। ओह, आई सी। मतलब अगर विकास के नाम पर हम नेचर को बर्बाद कर रहे हैं तो वो तरक्की नहीं, घाटा दिखेगा। एग्जैक्टली। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझाऊं, ग्रीन जीडीपी बिल्कुल वैसा है जैसे अगर आप अपने घर का बेशकीमती पुश्तैनी फर्नीचर बेचकर अमीर दिख रहे हैं। हाँ, बाहर से लगेगा कि पैसा आ गया, राइट। पर असल में तो आपने अपनी ही संपत्ति खो दी ना। वो सच्ची तरक्की नहीं है, और हमारी इकोनॉमी को अब ये बात समझ आ रही है। वैसे उत्तराखंड ने तो इसमें आगे बढ़कर स्टेप भी लिया है। जी हाँ, उत्तराखंड ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट यानी GEP गिनने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। मतलब इसका सीधा असर लोगों पर पड़ रहा है। बिल्कुल। एक तरफ नीति आयोग इकोनॉमी को सस्टेनेबल बना रहा है, और ठीक उसी वक्त जिनीवा में UNHCRC ने क्लाइमेट रेफ्यूजीज के लिए एक नया रेजोल्यूशन पास किया है। वेट, ये क्लाइमेट रेफ्यूजी का कॉन्सेप्ट टेक्निकली इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है?
रेफ्यूजी टू रेफ्यूजी होता है ना। देखिए, इंटरनेशनल लॉ में रेफ्यूजी कन्वेंशनली उस इंसान को माना जाता है जो वॉर या पॉलिटिकल परसिक्यूशन की वजह से अपना देश छोड़ता है। ओ अच्छा, मतलब एनवायरनमेंट वाले एंगल को पहले कवर नहीं किया गया था। एग्जैक्टली। पर अब समुद्र का वाटर लेवल बढ़ने से जो लोग अपने पूरे के पूरे आइलैंड्स खो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनकी सिटीजनशिप का क्या होगा? बाप रे, ये तो सच में बहुत बड़ा संकट है। और मैंने पढ़ा था कि 2050 तक करीब 20 करोड़ लोगों के क्लाइमेट रेफ्यूजी बनने का अनुमान है। हाँ, फिगर्स बहुत डरावने हैं। और इंडिया UNHRC रेजोल्यूशन का समर्थन करता है, जो कि बनता भी है क्योंकि हमारी कोस्टल लाइन इतनी बड़ी है। सही बात है। तो अगर हम सब एक साथ जोड़कर देखें, अगर हम ग्रीन GDP बढ़ाकर नेचर को नहीं बचाएंगे तो ये रेफ्यूजी क्राइसिस और भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। और इस क्लाइमेट डिजास्टर को रोकने के लिए हमें अपनी एनर्जी और ट्रांसपोर्ट का तरीका पूरी तरह बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। और जब एनर्जी की बात आती है तो हवा से बिजली बनाने का नया तरीका सामने आया है। स्कॉटलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग विंड फार्म, जिसका नाम हैलियार्ड X है, वो ऑपरेशनल हो गया है। जी, समुद्र के बीचों बीच। पर एक सेकंड, हवा की चक्कियां तो जमीन पर होती है, समुद्र के ऊपर गहरे पानी में इतनी भारी चीज तैरती कैसे रहती है? वो तेज लहरों से पलट क्यों नहीं जाती? ये फ्लूइड डायनामिक्स का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। नॉर्मल टर्बाइंस जमीन से जुड़े होते हैं, बट इन फ्लोटिंग टर्बाइंस को गहरे पानी में एंकर किया जाता है। ओके। इसको पलटने से रोकने के लिए इसके बेस में बहुत हैवी वेट डाला जाता है। मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम बॉटम में होता है। और साथ ही ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और टॉर्क का इस तरह यूज करते हैं कि हवा इन्हें घुमाती जरूर है पर हिला नहीं पाती। ओह वाओ, मतलब फ्रेमवर्क खुद को बैलेंस कर लेता है। और मैंने सुना है स्कॉटलैंड इससे अपनी 100% डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी जरूरत पूरी करेगा। हाँ, और इंडिया के लिए अच्छी खबर यह है कि तमिलनाडु और गुजरात के कोस्ट पर इसके ट्रायल शुरू होने वाले हैं। क्या बात है। पर एनर्जी सिर्फ बनानी थोड़ी है, उसको स्टोर भी तो करना है ना, स्पेशली EVs और फोन्स के लिए, जिसके लिए हमें चाहिए व्हाइट गोल्ड यानी लिथियम। राइट। और अभी रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ के कटगोरा इलाके में देश की सबसे बड़ी हार्ड रॉक लिथियम खदान कंफर्म की है। पर वेट, कुछ समय पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी तो लिथियम मिला था ना, तो छत्तीसगढ़ वाला अपडेट इतना सुपर इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं बताता हूँ। अगर हम इसको एक बड़े नजरिए से देखें तो JNK में जो लिथियम मिला है वो क्ले यानी चिकनी मिट्टी में है। अच्छा। वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करना, निकालना टेक्निकली थोड़ा मुश्किल और कॉस्टली है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो मिला है वो हार्ड रॉक स्पोड्यूमेन है। ओह, और हमें तो कोयले और लोहे के टाइम से रॉक्स में माइनिंग करने की आदत है। एग्जैक्टली। हार्ड रॉक माइनिंग हमारे लिए बहुत आसान है और प्रोसेसिंग भी फास्ट होती है। ये अकेली खदान इंडिया की चाइना पर जो लिथियम डिपेंडेंसी है ना, उसको 30% तक कम कर सकती है। बाप रे, 30%! ये तो सच में गेम चेंजर है। पर अब यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। वो कैसे? हम सस्टेनेबिलिटी और फ्यूचर टेक के नाम पर हमेशा EV बैटरीज या फ्लोटिंग टर्बाइन्स के बारे में सोचते हैं, पर सच तो ये है कि नए सॉल्यूशंस हमारी जमीन और मिट्टी में भी हैं। जैसे NH2 पर गया कोलकाता रूट पर देश का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर लगा है। हाँ, जिसका नाम बाहुबली रखा गया है। राइट। सोचिए, हाईवे पर जहाँ गाड़ियाँ इतनी स्पीड में होती हैं, वहाँ स्टील की जगह बांस का इस्तेमाल हो रहा है। सुनने में अजीब लगता है पर यह साइंस है। इसमें बैम्बूजा बैल्कुआ नाम की बैम्बू प्रजाति यूज हुई है। आपको पता है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लगभग स्टील के बराबर होती है। वेट, रियली? बांस की स्ट्रेंथ स्टील जितनी? बिल्कुल। और इसको कीड़ों और मौसम से बचाने के लिए क्रियोसोट ऑयल से ट्रीट किया गया है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब एक्सीडेंट होता है तो स्टील इंपैक्ट एनर्जी को वापस गाड़ी पर फेंकता है, पर बैम्बू फ्लेक्सिबल होता है। मतलब वो इंपैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एग्जैक्टली। वो झटके को सोख लेता है, जिससे नुकसान कम होता है। ये तो आत्मनिर्भर भारत का बेस्ट एग्जाम्पल है, सस्ता भी और इको फ्रेंडली भी। और जमीन से जुड़ी बात निकली है तो खेती को कैसे भूल सकते हैं। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को ग्लोबल मिलेट हब का टाइटल दिया है और रागी के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। और 2023 को तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया गया था। हाँ, पर इसको अचानक से इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है? लोग गेहूं चावल ही खाते आए हैं पिछले कुछ दशकों से। क्योंकि मिलेट्स क्लाइमेट रेजिलिएंट फसल है।
देखिए, चावल उगाने में हजारों लीटर पानी लगता है, पर मिलेट्स कम पानी और कम उपजाऊ मिट्टी में भी इजीली उग जाते हैं, इसलिए इन्हें सुपर फूड कहा जाता है। ओ, तो बेसिकली आने वाले वाटर क्राइसिस का ये सॉलिड सोल्यूशन है। और एक और ट्रेडिशनल चीज है जो अब ग्लोबल हो रही है, बिहार के मधुबनी और दरभंगा रीजन की सिक्की ग्रास आर्ट। हाँ, इस गोल्डन ग्रास को तो जीआई टैग भी प्राप्त है। राइट, ये 100% बायोडिग्रेडेबल है और अब इसको ग्लोबल मार्केट में भेजने के लिए नया एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिया गया है। I mean, चाहे मिलेट्स हो या सिक्की ग्रास या बैम्बू बैरियर्स, ये सब ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस फ्यूचर को बचा रहे हैं। सही बात है, पर जहाँ ट्रेडिशनल चीजें जरूरी हैं वहाँ एडवांस टेक को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, स्पेशली जब बात प्रोटेक्शन और सेफ्टी की हो। बिल्कुल, और टेक का सबसे तगड़ा यूज अब इंडियन रेलवेज कर रही है अपने नए कवच 2.0 के साथ। जी, RDSO ने इसको डेवलप किया है। अब इसमें AI बेस्ड कैमरास और सेंसर्स लगा दिए गए हैं। हाँ, मैंने पढ़ा कि ये 500 मीटर दूर से ही किसी जानवर या इंसान को ट्रैक पर डिटेक्ट कर लेंगे। पर एक टेक्निकल डिटेल है जो मेरी समझ के बाहर है। इसमें RTK GPS का यूज हुआ है। ये हमारे नॉर्मल फोन वाले GPS से अलग कैसे है? मार्जिन होता है। हाँ, गूगल मैप्स कई बार गलत गली दिखा देता है। एग्जैक्टली, पर RTK यानी रियल टाइम किनेमैटिक GPS जमीन पर बने बेस स्टेशंस की मदद से उस एरर को रियल टाइम में ठीक कर देता है। मतलब सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी मिलती है। ओह वाओ, यानी उसे सिर्फ ये नहीं पता कि ट्रेन ट्रैक पर है, उसे ये भी पता है कि ट्रेन स्पेसिफिकली कौन सी पटरी पर है। बिल्कुल, और जब ट्रैक्स पर लगे RFID टैग्स इसके साथ मिलकर काम करते हैं, तो अगर दो ट्रेन्स गलती से एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ जाएं, तो सिस्टम अपने आप ब्रेक लगा देगा। तो हेड ऑन कोलिजन यानी आमने सामने की टक्कर बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ये AI तो सच में ट्रेन्स की आंखें बन गया है। हाँ, फिजिकल ट्रैक्स को तो हमने कवच से बचा लिया, लेकिन आने वाले वक्त में हमारे डिजिटल ट्रैक्स का क्या? डिजिटल ट्रैक्स मतलब ट्रांजैक्शंस और डेटा। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मुझे ये बताइए कि सीडैक पुणे ने जो नया क्वांटम रेजिस्टेंट इंक्रिप्शन बनाया है, उसमें ये शॉर्स एल्गोरिथम किस बला का नाम है जिससे हमें अपना डेटा फ्यूचर प्रूफ करना पड़ रहा है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। देखिए, आजकल हमारे बैंक पासवर्ड्स एक मैथमेटिकल लॉक की तरह होते हैं जी। जो प्राइम नंबर्स पर बेस्ड है। नॉर्मल सुपर कंप्यूटर को इसको तोड़ने में सालों लग जाएंगे। ओके, दैट फील्स सेफ। पर शॉर्स एल्गोरिथम एक ऐसी थियरी है जो अगर एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर पर रन की जाए तो वो इन प्राइम नंबर्स को मिनटों में क्रैक कर सकती है। एक सेकंड, मतलब दुनिया का कोई भी बैंक या डिफेंस सर्वर हैक हो सकता है? हाँ, इन थियरी। और इसी से बचने के लिए सीडैक ने, वही सीडैक जिसने 1988 में हमारा परम सुपर कंप्यूटर बनाया था, उन्होंने लैटिस बेस्ड क्रिप्टोग्राफी डेवलप की है। वेट, ये लैटिस क्या होता है? इसको एक मल्टी डायमेंशनल मेज यानी भूल भुलैया समझ लीजिए। इसमें इतने लेयर्स होते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर का शॉर्स एल्गोरिथम भी पासवर्ड ढूंढते ढूंढते उसमें अटक कर रह जाता है। क्या बात है। और हमारे डिजिटल बैंकिंग सिस्टम को इस सिक्योरिटी की बहुत जरूरत भी है, खासकर अब जब हमने CBDC यानी डिजिटल रुपी का क्रॉस बॉर्डर ट्रायल सक्सेसफुल कर लिया है। हाँ, इंडिया के UPI और UAE के आनी प्लेटफॉर्म के बीच। राइट। इस ट्रायल में DLT यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। इससे पेमेंट में लगने वाला टाइम और कॉस्ट 50% तक कम हो गया है। पर ये ट्रेडिशनल बैंक ट्रांसफर से अलग कैसे है? देखिए, नॉर्मल ट्रांसफर में पैसा कई बैंक्स और क्लियरिंग हाउसेस से घूम कर जाता है। हर कोई अपना रिकॉर्ड अपडेट करता है, फीस काटता है। हाँ, इसलिए स्विफ्ट ट्रांसफर में 2-3 दिन लग जाते हैं। एग्जैक्टली। पर DLT में दोनों देश एक ही डिजिटल बही खाते को रियल टाइम में शेयर करते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे आप किसी को वर्ड फाइल ईमेल में अटैच करके भेजते हैं, उसमें टाइम और अलग-अलग वर्जन्स बनते हैं। हाँ, पर DLT एक लाइव गूगल डॉक की तरह है। जो अपडेट यहां हुआ वो तुरंत वहां दिख गया। नो मिडलमैन। ओह वाओ, परफेक्ट एनालॉजी। और क्योंकि UAE हमारा तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इससे वहां काम करने वाली इंडियंस को पैसे भेजने में बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, पर इन सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल करने के लिए रूल्स और इंस्टीट्यूशंस का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। पॉइंट है। और इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं। 1997 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी और सच में इनका सफर अमेजिंग रहा है। हाँ, और आज के टाइम में अहिल कुमार लाहोटी जी इसके चेयरमैन हैं।
पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्राई अब सिर्फ जमीन के मोबाइल नेटवर्क्स नहीं हैंडल कर रहा। हाँ, वो अब आसमान में सैटकॉम यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम की नीलामी के रूल्स भी बना रहा है। आई मीन इलॉन मस्क के स्टारलिंक जैसे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो रेगुलेशन तो चाहिए ना। एग्जैक्टली बिना बायस के एकदम क्लियर रूल्स होने चाहिए। और इसी तरह लॉ एनफोर्समेंट में भी इंस्टीट्यूशंस की इंटेग्रिटी जरूरी है। अभी रिसेंटली सीबीआई के नए डायरेक्टर की नियुक्ति हुई है। राइट और सीबीआई के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस एक्चुअली दिखाता है कि सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे काम करते हैं। हाँ, डीएसपी एक्ट 1946 से अपनी पावर लेने वाली इस एजेंसी की स्थापना 1963 की संथानम कमेटी के कहने पर हुई थी। और इनका सिलेक्शन एक हाई लेवल कमेटी करती है, राइट, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होते हैं। बिल्कुल, ये पैनल इसलिए बनाया गया ताकि अपॉइंटमेंट में पूरी ट्रांसपेरेंसी और इम्पार्शियलिटी रहे, जो कि सीबीआई का मोटो भी है, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटेग्रिटी। सही बात है। तो रूल्स, टेक और जमीन की बातों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे डायरेक्शन में जहां हम अपने पास्ट को बचा रहे हैं और अपना फ्यूचर किसी और दुनिया में ढूंढ रहे हैं। आप मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स और नासा के नए प्रोजेक्ट की बात कर रही हैं? एग्जैक्टली। महाराष्ट्र के 12 मुख्य किले जैसे रायगढ़, प्रतापगढ़, शिवनेरी, इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की परमानेंट लिस्ट के लिए इंडिया ने एज अ डॉसिए भेजा है। इंडिया में वैसे अभी 42 यूनेस्को साइट्स हैं। और ये मराठा किले सिर्फ ईंटों की दीवारें नहीं हैं। 17वीं सेंचुरी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इनको गुरिल्ला वॉरफेयर आर्किटेक्चर के हिसाब से बनवाया था। हाँ, आई मीन उन्होंने पहाड़ों की ज्योमेट्री को, सह्याद्री के नेचुरल लैंडस्केप को एज अ डिफेंस सिस्टम यूज किया था, छुपने के लिए। ये स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का ब्रिलियंट यूज था। और उस जमीन पर जुड़े ब्रिलियंट मैकेनिक्स से निकलकर आसमान में नासा ऑप्टिक्स का नया जादू दिखाने वाला है। हाँ, नासा का हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी यानी HWO, जो 2030s में लॉन्च होगा। कहते हैं कि ये जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी ज्यादा एडवांस्ड होगा। देखिए, जेम्स वेब इंफ्रारेड में काम करता है, पर HWO विजिबल लाइट में काम करेगा। पर वेट, अगर विजिबल लाइट में देखेंगे तो तारों की चमक इतनी तेज होती है कि उसके आसपास का छोटा ग्रह तो दिखेगा ही नहीं ना, हम तो अंधे हो जाएंगे। यही पर कोरोनोग्राफ टेक्नोलॉजी आती है। इसको ऐसे समझिए जैसे आप धूप में आसमान देख रहे हैं और सूरज की चमक इतनी तेज है कि आपको प्लेन नहीं दिख रहा, तो आप अपना अंगूठा सूरज के आगे रख देते हैं। अच्छा, तो सूरज ब्लॉक हो जाता है और आसपास का आसमान क्लियर दिखने लगता है। एग्जैक्टली। कोरोनाग्राफ टेलीस्कोप के अंदर यही काम करता है। वो तारे की तेज चमक को फिजिकली ब्लॉक कर देता है ताकि उसके आसपास घूमते छोटे ग्रहों को देखा जा सके। बाप रे, क्या बात है। और उसके बाद क्या? उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके वहां बायोसिग्नेचर्स ढूंढे जाएंगे, यानी ऑक्सीजन और मीथेन जैसी गैसेस की मौजूदगी, जो इस बात का सबूत होंगी कि वहां लाइफ है। तो ये थे आज के टॉप 30 करंट अफेयर्स। इनका डिटेल्ड PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इन फैक्ट्स को बार बार रिवाइज करें। याद रखिए, मेहनत सब करते हैं, पर सिलेक्शन उसका होता है जिसके पास सही विचार और फैक्ट्स होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कल सुबह 10 बजे आपका डोज मिस ना हो। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।